जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर 2 या पार्ट 2। ये चैप्टर जो हमारा है स्पेशली आपका जो डील कर रहा है फिक्स एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स को। ये टैक्स के में आपको डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर आपके फिक्स एसेट्स, जिसको आप टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सादा अल्फाज में। एंड जो जो आपका दूसरा यहाँ पर इसमें पोर्शन कवर्ड है वो आपका इंटेंजिबल एसेट्स का। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आपका डेप्रिसिएशन का पोर्शन, आपका टेंजिबल एसेट्स का पोर्शन। हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन किन एसेट्स पर अलाउ होती है। हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होती है डेप्रिशिएबल एसेट्स पर जो आपने उस टैक्स ईयर में बिजनेस पर्पज के लिए यूज किए होते हैं। फिर हमने डेप्रिशिएबल एसेट्स की जो टर्म है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमने ये देखा था कि जो आपका डेप्रिशिएबल एसेट है वो आपने किस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है उस पर। हमने फिर डिफरेंट टैक्स रेट्स देखे थे कि अगर प्लांट मशीनरी है तो रेट कितना होगा, अगर आपका कोई ऑफिस इक्विपमेंट है तो रेट कितना होगा, अगर कोई आपका कंप्यूटर इक्विपमेंट है तो फिर रेट कितना होगा, अगर आपकी बिल्डिंग है तो फिर रेट कितना होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि टैक्स लॉ आपको रेट खुद बता देता है। अकाउंटिंग में हम खुद लाइफ एस्टिमेट करते हैं, हम खुद रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट करते हैं और रेट्स कैलकुलेट करते हैं और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। टैक्स कहता है, टैक्स लॉ कहता है कि जनाब मुझे आपके रेट से, आपके अकाउंटिंग जजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे चाहिए कि आप अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करें और जो मैंने रेट्स बताए हैं आप ये मल्टीप्लाई करें और टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। इसलिए आपको लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि आपने इस डेप्रिसिएशन वाले पोर्शन में जो है आपका डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर उसको अपने न्यूमेरिकल में किस तरह डील करना है। ये है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देनी है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि टैक्स लॉ कहता है कि मुझे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं टैक्स डेप्रिसिएशन को। जो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है उसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है। एंड फिर है आपका, अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है तो मैंने जो अकाउंटिंग गेन या लॉस कैलकुलेट किया होगा डिस्पोजल पर, वो मैंने कैलकुलेट किया होगा अमाउंट रिसीव को कंपेयर किया होगा किससे? अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी से। जब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ही गलत है तो अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी भी गलत होगी। जब डब्ल्यूडीवी ही गलत है तो मेरे पास अकाउंटिंग गेन या लॉस भी गलत होगा। इट मींस गलत इस सेंस में कि टैक्स पर्पस के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए अकाउंटिंग जो लॉस होगा उसको मैं ऐड बैक कर दूंगा अकाउंटिंग प्रॉफिट में, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं लेस कर चुका होता हूँ। एंड सेम फॉर अदर थिंग्स, आप ये चीजें पढ़ लें जो लिखी हुई हैं, आपको मैं ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। आज जो हमने देखना है, आज जो हमने सीखना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमने डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करनी है। जब एक नया एसेट परचेज करेंगे तो क्या करना है, ठीक है। एंड जब एक ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, तो फिर हमने किस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के साथ एक केस बनाकर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करता हूँ, एक एग्जांपल बनाकर कराता हूँ कि जनाब इस तरह से आपने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फिर हम फर्दर डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि अगर आप एक एसेट पार्शियली यूज कर रहे हैं तो फिर आपने किस तरह से क्या करनी है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, रिटर्न ऑन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंड जब हम किसी नॉर्मल एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तब हमने किस तरह से डिस्पोजल गेन कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉज। एंड हमने किस तरह से डिस्पोजल गेन या लॉस कैलकुलेट करना है किसी पार्शियली यूज्ड एसेट का, ठीक है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में गिवन है या आपके लॉ में गिवन है कि अगर आप किसी एसेट को पाकिस्तान में यूज हो रहा था फॉरेन कंट्री में डिस्पोज ऑफ करते हैं, किसी फॉरेन पार्टी को बेचते हैं, तो उस केस में आपने किस तरह से डिस्पोजल गेन या लॉस कैलकुलेट करना है हम इस वीडियो में सीखेंगे। एंड उसके अलावा अगर आप किसी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करते हैं जो डेप्रिशिएबल एसेट होती है, मीन आपकी बिल्डिंग, ठीक है। अगर आप उसको अगर आप डिस्पोज ऑफ करते हैं एंड उसकी जो सेल प्रोसीड है उसकी कॉस्ट अगर एक्सीड कर जाती है
तो फिर क्या करना है, अगर उसकी सेल प्रोसीड उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट से कम होती है तो फिर आपने क्या करना है, हम इसी वीडियो में सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि हमारे पास जो व्हीकल्स होते हैं, बिजनेस में जो व्हीकल्स यूज हो रहे होते हैं वो होते हैं दो तरह के, व्हीकल्स प्लेइंग फॉर हायर एंड व्हीकल्स नॉट प्लेइंग फॉर हायर। हम दोनों में डिफरेंस पहले सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एंड फिर हम दोनों का टैक्स के अकॉर्डिंगली क्या ट्रीटमेंट है हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लेता हूँ एग्जांपल लेता हूँ बिल्डिंग की। ठीक है, आपने बिल्डिंग क्या की, परचेज की, कॉस्ट कितनी थी उसकी, आपकी थी 5 मिलियन। ठीक है, ये आपका टैक्स ईयर है 2022। अब मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। कितने परसेंट पे, बिल्डिंग पे मेरा रेट है 10%। ठीक है, हम जहां पर लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, बिल्डिंग में जो टैक्स रेट है कितने, डेप्रिसिएशन का कितना रेट है 10%, मैं मल्टीप्लाई करूंगा एंड यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी 10% के हिसाब से। लेकिन हमने लास्ट ईयर में ये पढ़ा था कि जो भी एसेट यकम जुलाई 2020 के बाद परचेज होगा उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन का 50% अलाउ होगा ईयर 1 में। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग 50% है जो कि 2.5 लाख बनता है वो आपको अलाउ होगा ईयर ऑफ डिस्पोजल में। अभी हम देखते हैं किस तरह अलाउ होगा। ठीक है, तो मुझे जो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा इस बिल्डिंग पर, वो मेरा होगा 2.5 लाख रुपए। तो हम WDV किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, WDV क्या होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ईयर 2 के स्टार्ट पर जो मेरे पास WDV होगी वो होगी 47,50,000 रुपए। अब ईयर 2 की डेप्रिसिएशन, ईयर 2, ठीक है, 10% है, मैं क्या करूंगा, सिंपली इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी ईयर 2 की। ठीक है, अब मुझे ईयर 3 के स्टार्ट पर या ईयर 2 के एंड पर क्या चाहिए, WDV चाहिए। ठीक है, क्या बनेगी, 47,50,000 मैंने 4,75,000 रुपए। ठीक है, ये बन जाएगी। अब मुझे ईयर 3 में क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए। कितनी अमाउंट है जी, 10% के हिसाब से क्या बनती है जी, ये देखें 10% ये आपकी बन गई 4,27,500 रुपए। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगी WDV ईयर 4 के स्टार्ट पर, ये ईयर 3। ठीक है, ये आपके पास बन गई, ईयर 4 के स्टार्ट आपके पास ये बन गई इतनी अमाउंट। ठीक है, अब आपने ईयर 4 में डिस्पोज कर दिया एसेट, अमाउंट कितनी का आपने डिस्पोज किया है, आपको जो पैसे मिले हैं, डिस्पोजल प्रोसीड जो आपको मिली है वो आपको मिले हैं 40 लाख रुपए। ठीक है, क्लियर, ये सॉरी जी लेस करना था जी। आपको जितने पैसे कितने के मिले हैं, ये आपको मिला है WDV है एट स्टार्ट ऑफ ईयर। अब ईयर 4 में, ठीक है, आपने क्या कर दिया, एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो हमने अभी पढ़ा था कि यकम जुलाई 2020 के बाद जो भी एसेट आप परचेज करेंगे उसकी जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन होगी 10% के अकॉर्डिंगली नॉर्मली, उसका 50% आपको अलाउ होगा ईयर 1 के अंदर, एंड जो रिमेनिंग 50% है वो आपको अलाउ होगा लास्ट ईयर के अंदर। जी, ये आपका है हाफ डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, जिस साल डिस्पोजल होगा उस साल आपने उस साल की WDV पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। लेकिन जो आपने फर्स्ट ईयर में जो हाफ डेप्रिसिएशन बचा कर रखी थी कि आप आखिरी साल क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, अब यहाँ पर चार्ज कर देंगे, तो आपके पास WDV आ जाएगी एट टाइम ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी टोटल WDV, ये बन जाएगी आपके पास 35,97,500 रुपए।
आपके पास यहां पर आ जाएगा टैक्स गेन। ठीक है जी, आपके पास टैक्स गेन बन गया माइनस 4,02,500 रुपए। तो अब हम देखते हैं कि मैंने अपने न्यूमेरिकल के अंदर इसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना है हर साल में। पहले हम कहते हैं टैक्स ईयर 2022। ठीक है, मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट। मैं कहता हूँ मेरे पास 50,000 रुपए, 2 लाख, 1,50,000 रुपए। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो भी गिवन होगी मैं ऐड कर दूंगा। फिर यहां आकर मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा टैक्स डेप्रिसिएशन। ईयर 1, ये हमारा टैक्स 2022 क्या है, ईयर 1 है, क्योंकि मैंने एसेट का परचेज किया था टैक्स ईयर 2022 में। तो मुझे यहाँ पर कितनी अमाउंट की डेप्रिसिएशन मिलती है, 2,50,000 की। हालांकि बनती 5 लाख थी, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंगली रूल है कि जो एक पैसा की डेप्रिसिएशन बनती होगी उसका 50% अलाउ होगा ईयर 1 में, एंड जो रिमेनिंग 50% है वो अलाउ होगा ईयर ऑफ डिस्पोजल में। ठीक है, यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करने के बाद क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट ईयर में, ईयर 2 में हमारा कौन सा टैक्स ईयर होगा, वो हमारा होगा टैक्स ईयर 2023। सेम मैं क्या करूंगा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, एंड मैं क्या लेस करूंगा, टैक्स डेप्रिसिएशन। अब ईयर 2 में टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है, 4,75,000 रुपए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा जी, लेस कर दूंगा यहाँ पर। एंड ईयर 3 में हम क्या करेंगे, टैक्स ईयर 2024 में सेम ट्रीटमेंट, अकाउंट डेप्रिसिएशन में ऐड बैक कर दूंगा, एंड मैं टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा। ईयर 3 में टैक्स डेप्रिसिएशन है 4,27,500 रुपए। ये देखें जी। अब हम जाते हैं ईयर 4 में, कौन सा ईयर है, टैक्स ईयर 2025। ये था टैक्स ईयर 2024 था। अब हम जा रहे हैं ईयर 4 में, टैक्स ईयर 2025। मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर एक एसेट आप परचेज करते हैं तो उसको टैक्स में उसकी ओवर द लाइफ आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। ईयर 5 में, ईयर 4 में हमारे पास दो चीजें हुई हैं। कौन सी, एक ये कि मैंने एसेट को डिस्पोज ऑफ की है, उसमें मुझे गेन आया है। ठीक है, टैक्स गेन को मैं क्या करूंगा, अपनी मैंने नॉर्मली मैंने क्या करना है, अकाउंटिंग प्रॉफिट लेना है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में मैंने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देनी है। अब मेरे पास क्वेश्चन में डिस्पोजल हुए, तो क्वेश्चन मुझे गिवन होगा कि इस पर मुझे अकाउंटिंग गेन या लॉस कितना है आया है। अगर मुझे अकाउंटिंग लॉस आया होगा तो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। ठीक है, अकाउंटिंग लॉस अगर आया हुआ तो। ठीक है, अगर अकाउंटिंग गेन आया होगा मैं यहाँ पर लेस कर दूंगा अकाउंटिंग गेन। तो अब मैंने अकाउंटिंग गेन लेस कर दिया। अब मेरे पास मैंने करना है टैक्स का ट्रीटमेंट। टैक्स में दो चीजें हैं, एक है कि आखिरी साल में डेप्रिसिएशन ये चार्ज किया मैंने, एंड मुझे टैक्स के अकॉर्डिंगली क्या आया, गेन आया इस बिल्डिंग का। जो मुझे टैक्स गेन आया है मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा टैक्स गेन। ठीक, कितनी अमाउंट थी, ये थी 4,02,500 रुपए। एंड मुझे यहाँ पर टैक्स लॉस, टैक्स डेप्रिसिएशन क्या मुझे मैंने कितनी लेस करनी है साल की, 2,50,000 रुपए। ठीक है, ये एक नॉर्मल बिल्डिंग का आपकी टैक्स में डेप्रिसिएशन एंड सारा ट्रीटमेंट है। ठीक है, आपने देखा कि हमने WDV पे क्या करनी है, चार्ज करनी है सारा कुछ। ठीक है, कि आपने क्या करना है, जब ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन हो सबसे पहले आपने उसकी WDV डिटरमिन करनी है। अगर आपका एसेट आपने इसी साल परचेज किया है तो नॉर्मली अकाउंटिंग में क्या होता था कि ईयर ऑफ परचेज में उसकी कॉस्ट ही क्या होती है, उसकी WDV होती है, रिटर्न डाउन वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन टैक्स में थोड़ा सी डिफरेंट है। टैक्स में एक कॉन्सेप्ट है इनिशियल अलाउंस का। ये मैंने आपको एक जनरल चीज बताई है ताकि आपको समझ हो कि टैक्स में हमने कैसे चलना है। अब हम जाते हैं थोड़ा सा आगे, इस चीज को एडवांस करते हैं, बड़े होते हैं हम अपने इस टॉपिक के अंदर। टैक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनिशियल अलाउंस का।
ठीक है। इनिशियल अलाउंस इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, कि आपको एफबीआर, आपको आपके लॉ, एफबीआर टैक्स लॉ, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको एक बेनिफिट देता है, एक एडिशनल बेनिफिट देता है। आपको लॉ कहता है कि अगर आप एक एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, कौन सा डेप्रिशिएबल एसेट? एलिजिबल डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएबल एसेट जो होती है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑल डेप्रिशिएबल एसेट्स पर अलाउ होती है, ठीक है, और रेट्स उन्होंने बता दिए हैं। लेकिन जो इनिशियल अलाउंस है, जो एक जो स्पेसिफिक स्पेशल बेनिफिट है, जो स्पेशल जो अलाउंस मिल रहा है आपको, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, इट इज नॉट डेप्रिसिएशन, इट इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। तो लेकिन वो आपको अलाउ होता है, ये आपको अलाउ होता है एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। लॉ कहता है कि अगर आप एक एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट को फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में अपने यूज में लाएंगे, तो मैं आपको डेप्रिसिएशन तो दूंगा ही दूंगा, अलाउ करूंगा। डेप्रिसिएशन के अलावा एडिशनल आपको इनिशियल अलाउंस भी अलाउ करूंगा फर्स्ट ईयर में। इनिशियल अलाउंस सिर्फ आपको अलाउ होता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि इनिशियल अलाउंस क्या होता है, ठीक है। ये आपकी बुक का पेज नंबर 125, ये कहता है इनिशियल अलाउंस, ये आपको अलाउ होती है, ये बात तो रिटर्न ऑन वैल्यू बाद में डिस्कस करते हैं। ए पर्सन हु प्लेसेस एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट इनटू सर्विस इन पाकिस्तान, दो कंडीशंस हैं। पहली क्या है? एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट तुम्हें पता है कि क्या है, एलिजिबल का क्या मतलब है, ये हम देखते हैं। इनटू सर्विस इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए टैक्स ईयर शैल बी अलाउड एन इनिशियल अलाउंस। अगर कोई पर्सन, इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है, कोई भी है, अगर एक एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट को पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम यूज करता है एक टैक्स ईयर के अंदर, तो उसको इनिशियल अलाउंस अलाउ होगा। आगे कह रहा है प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, आगे आगे ये बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, द एसेट इज यूज्ड बाय द पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, और द टैक्स ईयर इन विच कमर्शियल प्रोडक्शन इज कमेंस्ड। हो सकता है कि बिजनेस ने एक एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट परचेज किया हो, ठीक है, और वो बिजनेस में यूज भी कर रहा हो, लेकिन उससे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट ना की हो। पॉसिबिलिटी है एक बिजनेस ने ऐसी मशीनरी परचेज की है जो बिजनेस का फिक्स एसेट है, लेकिन उस मशीनरी से वो सिर्फ अपने एम्प्लॉइज के लिए या अपने स्टाफ के लिए कोई चीज बना रहा है, उनको दे रहा है, कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर रहा उससे। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर आप कोई एसेट परचेज, एलिजिबल एसेट परचेज कर लेते हैं और उसको सर्विस इन पाकिस्तान में भी फर्स्ट टाइम ले आते हैं, तो फिर आपने देखना है कि आपने उसको बिजनेस में ले आए और उससे प्रोडक्शन भी कमर्शियल स्टार्ट कर दी। दोनों में से जो लेटर काम होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या होगी, इनिशियल अलाउंस अलाउ होगा। अब हम देखते हैं कि एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट का क्या मतलब है। Eligible depreciable assets means a depreciable asset other than, अब इन 4 पॉइंट्स के अलावा बाकी जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं आपके एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं। पहली बात, एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यहां तक एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल मींस आपकी कार, आपके ट्रक, आपकी बड़ी बसेस जो है, ठीक है, आपकी जो जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उन पर आपको इनिशियल अलाउंस अलाउ नहीं है। लेकिन आगे एक और टर्म लिखी हुई है, अनलेस द व्हीकल इज प्लेइंग फॉर हायर। प्लेइंग फॉर हायर टर्म यूज होती है टैक्स के अंदर कि वो व्हीकल्स जो बिजनेस के मेन सोर्स ऑफ इनकम, जो बिजनेस की मेन टास्क है, जो उसका मेन बिजनेस है,
उसको रन करने के लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। जैसे कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट भी कंपनियां हैं जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करती है, एक जैसे कि डेवो हो गई, जैसे कि फैसल मूवर्स हो गई, जैसे कि आपकी बिलाल ट्रेवल्स हो गई, जैसे कि आपकी न्याजी एक्सप्रेस हो गई, जितनी भी हैं, अब उनके जो व्हीकल्स हैं वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो उनके वो एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, जो वो बिजनेस जिनके जरिए वो क्या कर रहे हैं, अपना मेन रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपके हैं वो आपके मैंडेटरी हैं, उन पर आप वो एलिजिबल है क्योंकि वो प्लेइंग फॉर हायर है। अगर हम बात कर लें जो सीएफओ को कार मिली होती है, ठीक है, या जो आपके जो जीएम फाइनेंस को, सीईओ को, डायरेक्टर्स को जो कार्स मिली हुई होती हैं, वो आपके प्लेइंग फॉर हायर व्हीकल नहीं होते, वो उन पर आपको इनिशियल अलाउंस अलाउ नहीं होता। जैसे कि एक फैक्ट्री है, अब एक फैक्ट्री है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, मैपल लीफ की बात कर लेता हूँ, डीजी खान सीमेंट की बात कर लेता हूँ। अब उसके अंदर काफी सारे व्हीकल यूज हो रहे होंगे, एक यूज हो रहे होंगे जो सीईओ यूज कर रहा होगा, सीएफओ को मिला हुआ होगा, डायरेक्टर्स को मिली हुई होंगी कार्स वगैरह। अब वो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसी के अंदर जो आपके व्हीकल्स हैं, जो आपकी सीमेंट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जो आपकी कैरेज के लिए यूज करते हैं, तो वो वाली जो मशीनरी है, वो वाले जो व्हीकल्स हैं, आपकी प्लेइंग फॉर हायर है। ये अपने व्हीकल का जो रोल है बिजनेस के अंदर, जो यूज है, उसको उसको देखकर आप डिटरमिन करना है कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। अगर वो बिजनेस पर्पस जो मेन सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो एलिजिबल है, अगर वो उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट, एनी फर्नीचर इंक्लूडिंग फिटिंग्स मींस फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपके एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं है। मींस एनी फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर आपको डेप्रिसिएशन तो अलाउ है, रेट भी गिवन है, लेकिन आपको इनिशियल अलाउंस अलाउ नहीं है। जी, एनी प्लांट एंड मशीनरी दैट हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली इन पाकिस्तान, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये बात वो मतलब मकसद यही था, वो ये था कि आपका ए पर्सन हु प्लेसेस एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट इनटू सर्विस इन पाकिस्तान, अगर एक एसेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर, अगर एक एसेट ऑलरेडी पाकिस्तान में यूज हो चुका है, ठीक है, तो जब अगर आप उसको परचेज करते हैं और यूज करते हैं तो आप पाकिस्तान में तो यूज कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट टाइम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में अगर आप कोई एसेट पाकिस्तान में से किसी से परचेज कर रहे हैं तो वो उसका न्यूली होना कंपल्सरी है कि आप फर्स्ट टाइम वो यूज कर रहे हो परचेज करके, आपसे पहले उस एसेट को पाकिस्तान में किसी ने यूज ना किया हो। यहाँ पर फिर आपके पास एक और बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि क्या अगर मैं फॉरेन से, चाइना से या किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई एसेट परचेज करता हूँ, अगर वो न्यू है या यूज्ड है कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में वो फर्स्ट टाइम यूज होगा। मीन अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से कोई यूज्ड एसेट भी परचेज करते हैं, अगर वो एलिजिबल वाले डेफिनेशन में फॉल कर रहा है तो वो उस पर आपको इनिशियल अलाउंस अलाउ होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो बात हो रही है, ये आपकी बात हो रही है इन प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज है इसमें ये होता है कि आपको बिल्डिंग पर इनिशियल अलाउंस अलाउ नहीं है, आपको प्लांट एंड मशीनरी पर इनिशियल अलाउंस अलाउ है। 2-3 साल पहले आपको बिल्डिंग पर भी इनिशियल अलाउंस अलाउ था लेकिन अब अलाउ नहीं है। इन शॉर्ट, आपको जो इनिशियल अलाउंस अलाउ है वो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पर अलाउ है। यहाँ पर वो कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ इनिशियल अलाउंस ऑफ ए पर्सन शैल बी कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 20% फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो आगे वो बता रहा है कि आपने किसी प्लांट की कॉस्ट किस तरह डिटरमिन करनी है। अगर आप याद करें कैपिटल गेन वाले चैप्टर के अंदर, कैपिटल एसेट वाले चैप्टर के अंदर जब हम कॉस्ट पढ़ रहे थे, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि वो क्या होती है, हम कॉस्ट किस तरह से डिटरमिन करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैं पे प्लांट एंड मशीनरी, अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी परचेज करता हूं तो उस अब ऊपर हमने पढ़ा था कि बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिक्सचर्स
आपके जो है अदर एसेट्स हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हो गए, वो सारों का सारों पे आपने इस तरह फॉलो करना है, क्योंकि बाकी जो सारे हैं उन पर आपको इनिशियल अलाउंस अलाउ ही नहीं है। इन शॉर्ट, आपको जो इनिशियल अलाउंस अलाउ है वो आपको सिर्फ अलाउ है प्लांट एंड मशीनरी पर। अब हम आते हैं थोड़ा पीछे, हम जहां पर पढ़ते हैं, जो हमने आज यहाँ से स्टार्ट करना था, ये depreciation is allowed on proportional basis if the asset was also used for the purpose other than driving business income in a tax year। अगर आप एक बिजनेस एसेट को बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हैं, पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उतना ही अलाउ होगा बिजनेस के अगेंस्ट जितने परसेंट आपने उस एसेट को यूज किया होगा अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब वो आगे कह रहा है कि आपने रिटर्न डाउन वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ए डेप्रिशिएबल एसेट ऑफ ए पर्सन एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर शैल बी where the asset was acquired in a tax year, the cost of asset to the person as reduced by initial allowance। ठीक है, अगर आपको इनिशियल अलाउंस एक एसेट पर अलाउ है तो फिर WDV क्या होगी? फिर WDV होगी कि आपको जो कॉस्ट है लेस इनिशियल अलाउंस, वो किस तरह से है अभी हम एग्जांपल में एक्सेल में डिटरमिन करते हैं, पॉइंट ए को अंडरस्टैंड करते हैं कि WDV को आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। अगर एक एसेट एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस है तो फर्स्ट ईयर में एसेट पर आपको इनिशियल अलाउंस भी अलाउ होगा एंड डेप्रिसिएशन भी अलाउ होगी। ठीक है, हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं जी। तो हम देखते हैं कि अगर एक एसेट है उस पर आपको इनिशियल अलाउंस अलाउ है तो आपने उस पर WDV कैसे कैलकुलेट करनी है, एंड अगर एक एसेट है जिस पर आपको इनिशियल अलाउंस अलाउ नहीं है तो फिर आपने डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर लेता हूँ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और जहां पे मैं लेता हूँ आपका व्हीकल नॉट प्लेइंग ठीक है। अब जो कॉस्ट थी, टैक्स ईयर है मेरा 2022, सेम फॉर दिस वन। अब जो मैंने कॉस्ट थी मेरी प्लांट मशीनरी की वो थी मेरी 5 मिलियन। ये मैं कर लेता हूँ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, क्योंकि अगर मैं काम करूँ प्लेइंग फॉर हायर, अब जब हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना था, बाद में पढ़ेंगे प्लेइंग फॉर हायर का, उसके बाद हम उसको यूज करेंगे फर्नीचर। ठीक है, इसकी जो मेरी कॉस्ट थी वो थी 25 लाख। ठीक है, मैंने यूज किए। अब मेरा जो मैंने जिस साल मैं एसेट को परचेज करूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा कि क्या मेरा जो वो एसेट है क्या वो टैक्स के अंदर इनिशियल अलाउंस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जी, मेरा जो प्लांट मशीनरी है जी वो इनिशियल अलाउंस के लिए एलिजिबल है। अगर मेरा एक एसेट मैंने परचेज किया है वो इनिशियल अलाउंस के लिए एलिजिबल है तो 25% मैं सबसे पहले कॉस्ट से उस रेट को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, ये अमाउंट कैलकुलेट कर लूंगा। ये बन गई मेरी 12,50,000 रुपए। अब मेरा जो है फर्नीचर, वो इनिशियल अलाउंस उस पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उस पर कोई इनिशियल अलाउंस नहीं होगा। अब मुझे चाहिए WDV फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, क्योंकि मैंने मुझे डेप्रिसिएशन भी अलाउ है, मुझे इस पर इनिशियल अलाउंस भी अलाउ है। अब मुझे यहाँ पर भी क्या चाहिए, WDV फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि मुझे मेरा फार्मूला क्या है टैक्स के अंदर कि जो है डेप्रिसिएशन जो आपका है, जो डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है कॉस्ट WDV मल्टीप्लाई बाई रेट। तो यहाँ पर जो मेरी टैक्स इधर मेरी जो मुझे WDV है वो है 12,50,000 रुपए। ठीक है, सॉरी ये, और जहां पर WDV है वो है मेरी 25 लाख रुपए। अब देखिए, मुझे यहाँ पर इनिशियल अलाउंस अलाउ था, उस वजह से मुझे यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर है वो मैंने चार्ज करनी है
अब देखें प्लांट मशीनरी पर कितनी डेप्रिसिएशन अलाउ है, आपको अलाउ है 15%। ये देखें प्लांट मशीनरी 15%। आपकी जो डेप्रिसिएशन अलाउ है आपको फर्नीचर पर, वो भी कितनी है 15%। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3750 को मल्टीप्लाई करेंगे 15% के साथ, आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगी 5,62,500 रुपए। और यहाँ पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 15% के साथ, आपकी हो जाएगी डेप्रिसिएशन, ये कितनी हो जाएगी 3,75,000, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। तो अब आपकी क्या होगी, WDV एट स्टार्ट ऑफ ईयर 2। अब यहाँ पर आपने एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, रूल अप्लाई करना है। अभी हमने पढ़ा था जो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो आपको सिर्फ 50% अलाउ होगा, जो रिमेनिंग 50% है वो आपको ईयर ऑफ डिस्पोजल में अलाउ होगा। जो इनिशियल अलाउंस है वो आपको फुल अलाउ होगा, इनिशियल अलाउंस आपको फुल अलाउ होगा। जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो आपको अलाउ होगा सिर्फ 50%, ठीक है, जहां पर 50%। तो जो आपका होगा WDV एट स्टार्ट ऑफ ईयर 2 होगी, ये होगी कॉस्ट माइनस आपके इनिशियल अलाउंस माइनस आपका 50% ऑफ फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, WDV एट स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर। सेम फॉर फर्नीचर, आपको जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउ होगा वो अलाउ होगा फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन का हाफ, ठीक है। अब आपके पास सेम WDV एट स्टार्ट ऑफ ईयर 2 कितनी होगी, कॉस्ट माइनस जो डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हुई है, कितनी अलाउ हुई है 1,87,500 रुपए, ठीक है। ये आपकी बन गई, जो WDV बनेगी वो बनेगी 2312,500। क्लियर। अब यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। अब हम देखते हैं कि मैंने इन दोनों का अपने टैक्स के अंदर जो मेरा न्यूमेरिकल होगा उसमें इन दोनों का मैंने किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखें जी, ये देखें हम 3 साल की वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम आ गए ईयर 2 में। अब डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2 कितना रेट है 15%। इनिशियल अलाउंस सिर्फ फर्स्ट ईयर में अलाउ होता है आपको, WDV मल्टीप्लाई बाई 15%, आपकी क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगी फॉर ईयर 2। अब हम आ जाएंगे इस तरफ फर्नीचर पे, सेम रूल, सेम रेट है। तो आपका WDV कितनी है 2312,500 मल्टीप्लाई बाई 15%, आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। ये आपका ईयर 2 की डेप्रिसिएशन है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ईयर 3 के स्टार्ट पे क्या आ जाएगा, WDV आ जाएगी। सेम वेयर आप क्या करेंगे, W एट स्टार्ट ऑफ ईयर 2 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2, आपके पास क्या आ जाएगी, WDV एट स्टार्ट ऑफ ईयर 3। अब आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फॉर ईयर 3। क्या रेट है 15%। सिंपली WDV एट स्टार्ट ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाई रेट, आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 3, आपके पास फिर WDV आ जाएगी। सेम हेयर, ठीक है। अब मैं आपको इनका 3 सालों में ट्रीटमेंट बताता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट था 1,50,000 रुपए, क्लियर। अब हम देखते हैं कि मैंने इसका क्या ट्रीटमेंट करना है आगे। मैं सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दोनों की, किस किस की, दोनों की, मशीनरी की भी एंड फर्नीचर की भी ऐड बैक कर देनी है।
एंड फिर हमने क्या करना है यहां पर इनिशियल अलाउंस प्लांट एंड मशीनरी, कितनी अमाउंट है जी 12,50,000 रुपए यहां पर लेस कर देंगे। ठीक है, फिर हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, दोनों की डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, कितनी अमाउंट है जी आपकी जो आपकी मशीनरी पर अलाउ है ईयर 1 में 281,250, फिर प्लस मेरे पास आ जाएगी 187,500। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इस तरह से ईयर 1 में अलाउ हो जाएगा। अब हम आते हैं ईयर 2 में। ईयर 2 में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई आपको इनिशियल अलाउंस अलाउ नहीं होगा। ईयर 2 में आपको सिर्फ अलाउ होगी डेप्रिसिएशन दोनों की। जो आपकी मशीनरी है प्लांट मशीनरी, उसकी ईयर 2 की डेप्रिसिएशन है 520 313, प्लस जो आपकी फर्नीचर है उसकी ईयर 2 की डेप्रिसिएशन है 346 यानी 346,875। ये आपकी क्या है ईयर 2 की डेप्रिसिएशन टोटल दोनों की मिलाकर। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों कम है और यहाँ पर क्यों ज्यादा है? यहाँ पर आपकी ज्यादा आ रही है, जहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी क्या आ रही है कम आ रही है। क्यों कम आ रही है? क्योंकि ईयर 1 में आपको डेप्रिसिएशन अलाउ 50% है, जो अब ईयर 1 की फुल बन रही होगी उसकी जो 50% है वो आपको अलाउ हो जाएगी, और जो आपकी 50% है वो आपको ईयर ऑफ डिस्पोजल में अलाउ होगी। ठीक है, एंड सेम इन ईयर 3। तो ये था आपका पॉइंट ए जो भी हमने डिस्कस किया इन डिटेल। अब हम जाते हैं पॉइंट बी की तरफ कि पॉइंट बी क्या कहता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि वो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि इन एनी अदर केस, ये पहले उसने बताया कि फर्स्ट ईयर में, वो एक्सप्लेनेशन दी सिर्फ यहां से यहां तक। ठीक है ना, कि फर्स्ट ईयर में अगर एक एसेट एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस है तो आपने फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन इस तरह से चार्ज करनी है। अगर फर्स्ट ईयर में एक एसेट है इनिशियल अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपने फिर फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन इस तरह से चार्ज करनी है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब वो कहता है इन एनी अदर केस द कॉस्ट ऑफ एसेट टू द पर्सन एज रिड्यूस्ड बाय द टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्शंस। ठीक है, इंक्लूडिंग एनी इनिशियल अलाउंस allowed to a person in respect of asset in previous tax years। अब दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि ईयर 2 एंड उससे ऑनवर्ड आपने WDV किस तरह से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जहां पर आपको मैंने बता दिया है कि ईयर 2 में आपने डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करनी है। वो आपने कैलकुलेट करनी है कि ओपनिंग WDV मल्टीप्लाई बाई रेट। ईयर 3 के लिए आपने WDV किस तरह से कैलकुलेट करनी है, WDV एट स्टार्ट ऑफ ईयर 2 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2। ठीक है, तो आपके पास ईयर 3 के स्टार्ट पर क्या आ जाएगी WDV आ जाएगी। तो ये था पॉइंट 2। ठीक है, अब वो कह रहा है, वो फर्दर क्या कर रहा है आपके पॉइंट 2 को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब वो कह रहा है कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट it is clarified that where any building, furniture, plant and machinery is used for the business during any tax year for which the income from such business is exempt, depreciation admissible under section 1 shall be treated to have been allowed in respect of the said tax year, and after expiration of the exemption period written down value of such asset shall be determined after reducing total depreciation deductions। अब ये क्या कह रहा है? अब ये थोड़ी एक नई बात कह रहा है। वो कह रहा है जी, ऐसे हम इसी को एग्जांपल कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, हम नीचे लेकर आते हैं। वो कहता है कि अगर, वो कहता है कि लेट्स सपोज आपका जो बिजनेस था, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी इनकम टैक्स ईयर 2022 टैक्स ईयर 2023 में क्या थी, एग्जेम्प्ट थी। नॉर्मली क्या होता है, लॉ कहता है कि अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो उस पर जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपको अलाउ नहीं होंगे, जो लॉसेज हैं वो भी अलाउ नहीं होंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है जहां पर लॉ कह रहा है कि एक एसेट
जो आपने परचेज किया है, यूज किया है, अगर वो ऐसे टेन्योर में भी यूज कर रहे हैं, उस टेन्योर में भी यूज कर रहे हैं जिस टेन्योर में आपका एसेट की जो इनकम थी वो एग्जाम्प्ट थी, बिजनेस की इनकम थी एग्जाम्प्ट थी, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, आपके माइंड में आना चाहिए कि उस सालों की में आपको डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं कहता हूं कि टैक्स ईयर 2023 में 2024 में आपकी इनकम होगी टैक्सेबल। ठीक है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि मैंने लेट्स सपोज मैं एग्जांपल बना रहे हैं कि 2022 में आपने एसेट परचेज किया 5 मिलियन का, आपकी इनकम एग्जाम्प्ट थी, आपका माइंड में आया कि यार मेरी इनकम एग्जाम्प्ट है, तो मैं डेप्रिसिएशन किस तरह क्या क्यों कैलकुलेट करूं जब टैक्स में अलाउ ही नहीं है, टैक्स में मैं क्लेम ही नहीं कर सकता, मेरी इनकम ही एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो मैं इसको क्लेम नहीं करता, चार्ज नहीं करता। जब 2024 में, ठीक है, जब 2024 में मेरी इनकम टैक्सेबल होगी, तब मैं इनिशियल अलाउंस भी चार्ज करूंगा, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करूंगा और बुक करूंगा। लॉ कहते हैं नहीं, बेशक आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन जिस साल आप डेप्रिशिएबल एसेट परचेज करेंगे, आप उसकी वर्किंग ऐसे करेंगे कि आपकी इनकम टैक्सेबल है। तो आप वैसे ही करेंगे जैसे आप आम रूटीन में करते हैं। कॉस्ट इनिशियल अलाउंस आप लेस करेंगे जिस साल आपने परचेज किया, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, ईयर 2 में भी चार्ज करेंगे। लेट्स सपोज ये था ईयर 2022, ये है आपका ईयर 2023, ये आपका ईयर 2024। ठीक है, जिस तरह आप नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे, इस तरह आप क्या करेंगे, अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब ईयर 24 में आपको डब्ल्यूडीवी कितनी होगी, 3187,500। ठीक है, आपकी क्या होगी, डब्ल्यूडीवी होगी। क्लियर, समझ आ गई। अब हम उस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, इट इज क्लैरिफाइड दैट where any building, furniture, plant or machinery is used for the purpose of business during any tax year for which the income from such business is exempt। पहली बात क्लियर हो गई। depreciation admissible under subsection 1 shall be treated to have been allowed। आपने ऐसे समझना है कि आपको ये डेप्रिसिएशन अलाउ हो गई है, आपने नॉर्मल ट्रीटमेंट करना है इसका। ठीक है, क्लियर। किधर गया, ये रहा। अलाउड in respect of the said tax year and after expiration of the exemption period, written down value of such asset shall be determined after reducing total depreciation deductions। कि अब जिस साल आपकी इनकम हुई है टैक्सेबल, ठीक है, तो उस साल आपको क्या डब्ल्यूडीवी चाहिए, तो आप उस तरह कैलकुलेट करेंगे कि जैसे ये आपको फर्स्ट टाइम क्या हुई है अलाउ, ये आपको फर्स्ट टाइम क्या हुई है, ये मिली है। ठीक है ना, आपने इस तरह क्या करनी, इसकी वर्किंग करनी है। ये था आपका पॉइंट बी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर कि वहां पर आपका जो बुक है वो क्या कहती है। जी, ये पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट इन केस एसेट इज यूज पार्शियली फॉर बिजनेस एंड पार्शियली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। अब यहां पर हो रही है बात पार्शियली यूज्ड एसेट की, कि अगर आपका एक बिजनेस एसेट पार्शियली यूज हो रहा है आपका बिजनेस के लिए, एंड पार्शियली वो यूज हो रहा है आपका अदर किसी यूज के लिए, तब आपने क्या करना है, तो तब आपने डब्ल्यूडीवी जो कंप्यूट करनी है, डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट shall be computed on the basis that, समझने, that asset has been solely used to derive business income। जब आपने डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करनी है तो आपने ये अज्यूम करना है कि जो एसेट है वो यूज हो रहा है सोलली आपकी बिजनेस के लिए। इट मीन्स दैट depreciation allowed as well disallowed shall be deducted from the cost of the asset in arriving at the WDV। However, अब यहां तक बात समझ आ गई। अब यहां तक वो ये कह रहा है कि जब आपने डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है तो आपने ऐसे कंसीडर करना है, आपने ऐसे कंसीडर करना है कि आपको फुल, आपका जो एसेट है पूरे का पूरा यूज हो रहा है बिजनेस के लिए। लेकिन जहां पर हम देखते हैं, अब इसी को कंसीडर करते हैं। जी, ईयर 2022 में परचेज किया, इनिशियल अलाउंस भी लिया, ठीक है, डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन भी आपने क्लेम की, क्लियर। लेकिन मैं कहता हूं कि ये 50% यूज हो रहा था, 50% पर्सनल यूज। ठीक है, आपको जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउ होगा
हम जो ये स्टेटमेंट पढ़ी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है सिर्फ WDV डिटरमिन करने के लिए, ठीक है, WDV डिटरमिन करने के लिए। आगे क्या, however the WDV of the asset shall be increased by the amount of depreciation disallowed on the account of non-business used at the time of disposal। अब हम सारा इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पर्सनल यूज, अब जो मुझे अलाउ होगा, अलाउड, मुझे जो अलाउ होगी आपकी, यहाँ पर लिखते हैं टॉप पे, जो मुझे इनिशियल अलाउंस अलाउ होगा वो सिर्फ अलाउ होगा 50%, ठीक है। कितना अलाउ होगा, मुझे जो अलाउ होगा वो अलाउ होगा 50%, सॉरी ये डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। जो यहाँ पर मुझे नॉर्मली देखें, जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है मुझे वैसे 50% अलाउ है, तो इसका मुझे जो अलाउ होना था वो अलाउ होना था 0.50। अब यहाँ पर ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मैं चीज करूंगा, इसको मैं करूंगा ऐसे करके, ये क्लियर। जो मुझे यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउ होगा वो अलाउ होगा इसका 50%। जो मैंने चार्ज करना है अपने वर्किंग के अंदर वो ये होगा, लेकिन जो मैंने वर्किंग करनी है WDV के लिए वो ऐसे करनी है जैसे मुझे पूरे साल में क्या हो रहा है, अलाउ हो रहा है। अब ईयर 2 में जो डेप्रिसिएशन में यहाँ पे कैलकुलेट की है वो आपकी है 520 313, लेकिन मेरा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मुझे अलाउ होगा इन मुझे वर्किंग के अंदर वो मैं लेस करूंगा 2,60,156 रुपीज। सेम फॉर ईयर 3, इसका भी 50%। अब मैं कहता हूं कि ईयर 4 के अंदर क्या हो गया, डिस्पोजल हो गया, डिस्पोजल हो गया। ईयर 4 के स्टार्ट पर क्या है, एट स्टार्ट ऑफ ईयर 4, ठीक है। क्या है मेरा ये WDV है, ये डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं, ये है मेरी 3 लाख 30 लाख सॉरी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सबसे पहले यहां पर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। जो मेरा डेप्रिसिएशन बनती थी फर्स्ट ईयर की, उसका मैंने 50% क्या करना है यहाँ पर लेस करना है। कितनी थी जी, ये ठीक है, मेरे पास आ जाएगी WDV, कितनी बनती है। अब मैंने इसके अंदर से वो चीज लेस करनी है, सॉरी ये अमाउंट, अब मैंने इसमें से वो लेस करना है, क्योंकि अब ये जो WDV आ रही है इसमें वो वाली डेप्रिसिएशन भी लेस की हुई है जो डिसअलाउड है। ऐड, इसमें मैं ऐड कर दूंगा डिस अलाउड पोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, जी। अब मेरा जो यहाँ पर मैंने लेस किया है 520 313, अलाउ कितना हुआ था 260 156, तो मुझे डिसअलाउ कितना हुआ, मुझे डिसअलाउ हो गया 260 156, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूं अगर 442 266 की, तो मैंने लेस कितना किया है 4442 266, लेकिन जो मुझे अलाउ है वो है 221 133, तो मैं ये हाफ एड बैक कर दूंगा। सेम फॉर यहाँ पर डेप्रिसिएशन 281 टोटल मैंने लेस किया है, यहाँ पर कितना लेस किया मैंने 281 लेस किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे टोटल जो अलाउ होना चाहिए था वो इसका हाफ होना चाहिए था, तो मैं हाफ ऐड बैक कर दूंगा। जो इनिशियल अलाउंस मुझे अलाउ होना चाहिए था वो कितना था 6,25,000, जो मैंने लेस किया हुआ है 12,25,000 ऐड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ पहले 6,25,000, फिर मैं ऐड करता हूँ 2,815,250, फिर मैं ऐड करता हूँ 2,60,156, फिर मैं ऐड करता हूँ 2,21,133, ठीक है। अब मेरे पास जो WDV है अपडेटेड WDV, ठीक है। अब मेरे पास ये आ जाएगी ये प्लस ये,
ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, गेन या लॉस स्लैश लॉस। मैं थिंक लॉस आना चाहिए क्योंकि मेरे पास प्रोसीड्स घट हैं और मेरे पास ये ज्यादा है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है, डिस्पोजल लॉस आ गया है। ये आपका है पार्शली यूज एसेट की डेप्रिसिएशन का प्रोसीजर एंड पार्शली यूज एसेट की जो आपका डिस्पोजल होगा। अब यहाँ तक देखें, हाउएवर the WDV of the asset shall be increased by the amount of depreciation disallowed on account of non-business use। अब यहाँ पर देखें, WDV brought forward, ठीक है, 1,00,000 यूज फॉर बिजनेस पर्पज 80,000 एंड यूज फॉर प्राइवेट पर्पज 20%। एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी है आपकी, 1,00,000 का 30% 30,000, ठीक है। फेयर प्रोपोर्शन जो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो आपका होगा 24,000 जो आपको अलाउ होगा, लेकिन जो WDV होगी फॉर द नेक्स्ट पीरियड वो आपकी होगी 70,000। मीन 1,00,000 माइनस 30,000 जो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है वो है 24,000 जो आपकी एक्चुअल बनती है। क्लियर पॉइंट, समझ आ गई जी। द टोटल डिडक्शन अलाउड टू ए पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओनरशिप ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट शैल नॉट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एसेट। एक बिल्कुल सही बात है कि अगर आप की जो टोटल है, टोटल डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस फॉर द पीरियड फॉर द ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, वो उस एसेट की टोटल कॉस्ट से एक्सीड नहीं कर सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। Where a person disposes of a disposable depreciable asset in the tax year, no depreciation deduction shall be allowed in that year। उस साल आपने कोई डेप्रिसिएशन डिडक्शन चार्ज नहीं करनी। उस साल आपने क्या करना है, जो आपने फर्स्ट ईयर में जो आपने हाफ बचाई होगी वो आपने लास्ट ईयर में क्या करनी है, आकर क्या कर देनी है, लेस कर देनी है। जैसे यहाँ पर मैंने किया था आपके बिल्डिंग के केस में, ये बिल्डिंग के केस में, ठीक है। जो आपने फर्स्ट ईयर में हाफ बचाई होती है वो आप लास्ट ईयर में क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, आपकी हो जाती है। इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड exceeds the written down value of the asset at the time of disposal, the excess shall be chargeable to tax in that tax year under the head income from business। जी ऐसे सेम बात है, ये बात हो रही है जी। अगर डिस्पोजल प्रोसीड्स आपकी एक्सीड कर जाती हैं आपकी WDV से, तो आपको क्या आएगा, गेन आएगा। अगर गेन आया है तो आप क्या करेंगे, चार्ज करेंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ऐड करके दिखवाया था, किधर गया ये, यहाँ पर ये जहां पर मैंने क्या किया था, जहां पर उसको ऐड किया था 4,2,500, ठीक है। फिर वो कह रहा है इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड इज लेस देन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, द डिफरेंस शैल बी अलाउड एज रिडक्शन। आपको फिर क्या होगा, वो डिस्पोजल लॉस होगा जो यहाँ पर ऐसे आएगा। ये यहाँ पर आपको जहाँ पर जो लॉस आया है, किधर गया, ये आया है, आपको वहां पर क्या होगा, लॉस आपको लेस कर सकते हैं। आप वो किस तरह लेस करेंगे, आप उसको यहाँ पर अगर आपको लॉस आया है, टैक्स लॉस आया है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल कितनी अमाउंट है, 5,00,000 लेट्स सपोज, ठीक है। आप इस तरह क्या करेंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे। फिर वो कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन द पर्सन बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर, ठीक है, commencing on or after the 1st July 2020, depreciation reduction equal to 50% of the rate specified shall be allowed in year of disposal। हम जैसे हम यहाँ पर लेस की है वो वही बात कह रहा है, ये जी सेम, ये बिल्डिंग ये रही कि अगर आपने एसेट परचेज की है 2 जुलाई 20 के बाद, तो आपकी जो फर्स्ट ईयर वाली 50% होगी वो आपको ईयर ऑफ डिस्पोजल में क्या होगी, अलाउ होगी। वो 2,50,000 की बात कर रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है जी, ये पॉइंट हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये लीज से रिलेट कर रहा है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है, ये पॉइंट देखते हैं पहले, द कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, और ए स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड। मीन बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है तो उसकी जब आप कॉस्ट डिटरमिन कर रहे होंगे तो उसमें लैंड की जो कॉस्ट है उसका पार्ट नहीं बनेगी। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट दो इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में काफी टेस्ट भी
हो चुके हैं। वो कहता है फॉर कंप्यूटिंग गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन बिल्डिंग, ठीक है, लैंड तो आपको डेप्रिसिएबल एसेट है ही नहीं, यहाँ पे बात हो रही है बिल्डिंग की। द इफ, बात सुनिए आगे, द कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ द कंसिडरेशन एक्सीड्स इट्स कॉस्ट, मीन्स अगर आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, अगर आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, एंड जो उसको आप उसके अगेंस्ट आपको जो पैसे मिले हैं अगर वो उसकी कॉस्ट से एक्सीड कर जाते हैं तो फिर क्या होना है, तो फिर ये होना है कि जो जो आपकी कंसिडरेशन जो आपको मिली है वो आपकी उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट कंसिडर होगी। इट मींस गेन ऑन डिस्पोजल शैल बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्रीवियसली अलाउड। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है वेयर अ डेप्रिशिएबल एसेट दैट हैज बीन यूज्ड बाय ए पर्सन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में उसने यूज किया था, अब उसको वो एक्सपोर्ट कर रहा है या पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर क्या करना है, द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग disposed of the asset at the time of the export or transfer for consideration received equal to the cost of asset। इस केस में जो आपको कंसिडरेशन है वो आपकी कॉस्ट की इक्वल होगी, ठीक है। इसमें भी सेम सीन है, गेन ऑन डिस्पोजल शैल बी इक्वल टू द डेप्रिसिएशन अलाउड, मीन आपकी जो कंसिडरेशन, जब अगर आपकी कंसिडरेशन एंड कॉस्ट इक्वल है तो आपकी डब्ल्यूडीवी क्या होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी। तो दो अब आपकी कॉस्ट दोनों इक्वल्स हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता करके दिखा देता हूं, आपने एक बिल्डिंग क्या की, एक्सपोर्ट की, सॉरी बिल्डिंग नहीं, आपने प्लांट यूज कर रहे थे उसको एक्सपोर्ट कर दिया, बाहर बेच दिया, यूज किया हुआ प्लांट को बाहर बेच दिया, आपको जो पैसे मिले हैं रिसीट्स थी वो थी 8 मिलियन, ठीक है, लेकिन जो एसेट की कॉस्ट थी वो थी 6.5 मिलियन, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो थी 2.5 मिलियन। आपको क्या चाहिए, डब्ल्यूडीवी। अब आपने क्या करनी है, वर्किंग करनी है किसकी, डिस्पोजल की, ठीक है। अब आपने यहाँ पर प्रोविजन पढ़ी, वो क्या कहती है प्रोविजन, वो कहती है कि आपने इसको एसेट बेचा है तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे पहले कंसिडरेशन, तो आप लेस क्या करते हैं, डब्ल्यूडीवी। अब कंसिडरेशन क्या है, वो कहते हैं कंसिडरेशन आपने वो लेनी है जो एसेट की कॉस्ट है आपका 6.5 मिलियन। डब्ल्यूडीवी क्या है, क्या डब्ल्यूडीवी है आपकी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितनी बनती है आपकी 4 मिलियन। अब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपको जो एक्चुअल में कंसिडरेशन मिली थी वो 8 मिलियन थी, लेकिन आपका लॉ कह रहा है, आपका लॉ कह रहा है कि अगर आप एक एसेट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होना है कि जो आप सॉरी, जो आपकी कॉस्ट होगी वही क्या होगी, आपकी कंसिडरेशन होगी, तो आपने की जो गेन जो होगा आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर होगा, ठीक है। ये था आपका ये वाला पॉइंट। अब हम जाते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, अगर एक है व्हीकल है या एसेट है प्लेइंग फॉर हायर है, एक है नॉट प्लेइंग फॉर हायर। अगर एक एसेट है प्लेइंग फॉर हायर तो उस पर आपको इनिशियल अलाउंस भी अलाउ होगा एंड आपको डेप्रिसिएशन भी अलाउ होगी, एंड जितनी आपकी एक्चुअल कॉस्ट और उस पर इनकर हुई होगी वो आपको सारी की सारी क्या होगी, उस पर आपको वो कॉस्ट आपकी कॉस्ट का पार्ट बन सकती है, ठीक है। लेकिन अगर एक व्हीकल है वो आपका प्लेइंग फॉर हायर नहीं है तो उस केस में लॉ कहता है बेशक आपने 1 करोड़ रुपए की क्यों ना एक कार परचेज की हो, लेकिन टैक्स पर्पस के लिए उसकी कॉस्ट होगी 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। मीन अगर बिल्डिंग में एक पर्सन ने अगर लेट्स बिजनेस कहता है कि कंपनी ने कार परचेज की है और सीईओ को दी है, उसकी कॉस्ट है 5 मिलियन,
ठीक है। अब आपको पता है कार आपकी क्या है, प्लांट मशीनरी है, ठीक है। तो आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। व्हीकल्स पे कितना रेट है हम देख लेते हैं, मेरे ख्याल में 15% ही है जी, ये 15%। प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा 15% है। आपका रेट कितना है, 15%। अब ये आपका क्या नहीं है, ये आपका एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट नहीं, इस पर इनिशियल अलाउंस अलाउ नहीं है। आपने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ठीक है। लेकिन लॉ कहता है कि टैक्स पर्पस की इसकी कॉस्ट कितनी है, 25 लाख रुपए। जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो आपने चार्ज करनी है 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.15। ये आपकी क्या होगी, डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर होगी, ठीक है। तो जब आप इसको बाद में डिस्पोज ऑफ करेंगे किसी साल में जाकर, आपको जो पैसे मिलेंगे वो तो आपको मिलेंगे इस प्राइस के हिसाब से। बिना आपने 5 मिलियन की परचेज की थी, आपने डिस्पोज कर दिया है इसको 4.5 मिलियन का। अगर मैं नॉर्मल देखूं तो मैंने ये डिस्पोज की 45 लाख की, ये डिस्पोजल रिसीट्स, जो WDV कितनी है यहाँ पर, वो कितनी है मेरे पास, ये मैं समझा रहा हूँ। 25 लाख माइनस 3,75,000 रुपए कितनी है, तो मेरा गेन बन जाता है यहाँ पर कितना, 23,75,000 रुपए। जो मैंने जो मेरी जो कॉस्ट बनती है वो कितनी है, 25 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लॉ कहता है, आपको तरीका बताता है, वो कहता है कि जो नॉट प्लेइंग फॉर हायर है, अगर मैं आपको कॉस्ट 25 लाख दे रहा हूँ तो मैं आपने डिस्पोजल प्रोसीड किस तरह कैलकुलेट करनी है, आपको मैं उसको तरीका बताता हूँ। इन दिस केस, in case of disposal of such vehicle, sale consideration of the passenger transport vehicle shall be computed according to the following formula। क्या फार्मूला है, डेप्रिसिएशन इज अलाउड, ठीक है। कितनी अलाउ, जिस पर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ है, जिस पर आप जिस कॉस्ट पर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ है, आपने वो लेनी है कितनी, 25 लाख, ठीक है। सॉरी, अब मैंने क्या लेनी है, 25 लाख। लॉ कह रहा है आपने लेनी है 25 लाख, उसको आपने डिवाइड करना है एक्चुअल कॉस्ट पे, ठीक है। कितनी है, 5 मिलियन। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है जो आपको डिस्पोजल रिसीट्स हुई है। आपके पास क्या आ जाएगा, जहां पर आंसर आ जाएगा, एक मिनट कॉमा खत्म कर लेते हैं, फिर वो आंसर दे देगा आपको एग्जैक्ट जी। ये आपकी क्या है, डिस्पोजल रिसीट्स हैं। अब WDV कितनी है आपकी, 21,25,000। तो आपका जो गेन होगा जहां पर टैक्स पर्पस के लिए, ये होगा 1,25,000, ना कि 23,75,000 रुपए। तो आपने ये ट्रीटमेंट करना है अपना टैक्स का इसका। अब हमारे पास जो चीजें बच गई हैं, एक ये पॉइंट बच गया है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड हमारा एक ये पॉइंट बच गया है, ये भी इसी से रिलेट करता है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था। हम नेक्स्ट वीडियो में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है, एंड हम अपना डिस्कस करेंगे इंटेंजिबल्स, एंड हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।